बच्चों सुप्रभात। मैं अखिलानंद मिश्रा, कक्षा 7। आज पढ़ेंगे पाठ हिंदी साहित्य के पाठ 8। बच्चों, पाठ 8 का नाम जो है उसका नाम है कामचोर। बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ के विषय में कि लेखक सुप्रसिद्ध रचनाकार का जो परिचय है। उर्दू साहित्य की यशस्वी कथा लेखिका इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश प्रांत के बदायूं जिले में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कई नगरपालिका विद्यालयों में अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। जोधपुर के राजमहल गर्ल्स स्कूल की प्रधानाध्यापिका भी रहीं। उन्हें उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उर्दू साहित्य की इस यशस्वी लेखिका का निधन 24 अक्टूबर 1991 में हो गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं दिल की दुनिया, जंगली कबूतर, टेढ़ी लकीर, जिद्दी, दो हाथ कलियां, चोटें, छुई मुई, एक बात आज। ज्ञान संपदा में 1968 में इस्मत चुगताई ने बच्चों की एक फिल्म जवाब इस्मत चुगताई की बच्चों ने एक फिल्म बनाई में फिल्म का नाम था जवाब आएगा का निर्देशन भी किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्म, पटकथा, गीत लेखन आदि से भी जुड़ी रहीं। गर्म हवा जो कि यमयश संजीव की अत्यंत भावप्रवण फिल्म है, इस्मत चुगताई की कहानी पर आधारित है। कोर्ट मार्शल एक विशेष प्रकार की सैन्य सजा की प्रणाली है। आमतौर पर यह काफ़ी कड़ी सजा मानी जाती है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कामचोर। जैसा कि आप जानते हैं कि यह घटना कब घटित हुई थी, आप थोड़ा सा इसको जानें। बड़ी देर से विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, उन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, यानी एक परिवार है, उस परिवार में वाद विवाद तय हुआ, उसमें नौकरों को घर से निकाल दिया जाए ऐसा प्रोविजन किया गया। लेकिन उसके बाद भी यह देखा गया कि जो उस परिवार में बच्चे हैं वो बहुत आलसी हैं, किसी काम लायक नहीं है, केवल बैठकर खाते हैं पीते हैं और यहाँ तक कि अपने लिए एक गिलास पानी तक नहीं भरकर पी सकते। इसीलिए उनका आदत बन गया था कि दूसरों पर आधारित रहें। बच्चों, वही कामचोर होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते हैं। तुम लोग कुछ काम नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते, और सचमुच हमें ख्याल आएगा कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटके के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। सुराहियाँ इधर उधर लुटकी, मटके इधर उधर, कपड़े भीगे सो अलग। यानी एक समय की बात है कि आपस में ही सब झगड़ना शुरू कर दिए। कोई काम नहीं करना चाहता था। लोग सोचते थे कि अपना क्या खर्च किया जाए होता है, तो आपस में ही सब हिलने डुलने, धक्का मुक्की करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे और जो मटके में जो पानी रखा था उसी के सामने
घमासान शुरू हो गया। यह भला काम करेंगे गधे कहीं के? अम्मा ने कहा कि ये भला कोई काम करेंगे? सब गधे हैं। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। यानी किसने कहा था? अम्मा ने। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं। काम बताया जाए। हमने दुहाई दी। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना, मुफ्त में काम करवा नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। यानी बच्चों से कही कि देखो ये सब दरी वगैरह मैली है, इस आंगन में कूड़ा है, सब फेंको। भाई मुफ्त तो काम करवाए नहीं जाएंगे। नौकर को ने कहा कि तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताया और दूसरों काम का हवाला भी दे दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए सब लोग काम पर तुल गए। यानी जितने बच्चे थे सब बच्चों को तनख्वाह देने के लिए लालच दी और कही और याचना की कि सभी लोग मिल करके तुम लोग काम करो, तुम्हें कुछ न कुछ तनख्वाह तुम्हें तनख्वाह मिलती रहेगी, जैसे कि मालिक को तनख्वाह मिलती है। एक दिन फर्शी दर्री पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू हुआ। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। यानी दर्री को लगे झाड़ने चारों कोना पकड़ के, और कुछ बच्चे जो थे वह धुआंधार उसकी पिटाई शुरू कर दी। ये तुम पर खुद की मार, सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हैं पर थी यह, और जो कुछ फर्श पर थी सब सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों पर थी, पर वह जो कुछ फर्श पर थी वह सब सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। सबका मार मार कर हम लोगों को आंगन में निकाला गया। वहाँ पर लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्यों? एक थी और तनख्वाह लेने के उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें उसके हाथ पड़ी वही उन्हीं से उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। जमीन कम और एक दूसरे की नंगी टांगें ज़्यादा झाड़ी गईं। नतीजा यह कि सीखें चली, आंखें फूटते फूटते बची। अम्मा ने सिर पीट लिया और भाई यह बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करें। जब जरा सी बात पर थपेड़ों की बारिश होने लगी तो बस हो चुका काम। यानी जो अम्मा थी वह थोड़ा सा काम सौंपी, लेकिन ये बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहे और इतना कर दिए कि वह धूल सबकी आंखों में जाने लगा और आंख फूटते फूटते बच गया। अम्मा ने सिर पीट लिया और सबको थप्पड़ मारने लगी। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क देना चाहिए, इसलिए सब ख्याल आते तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। यह तो वैसे ही धूल से हटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अम्मा ने कहा कि झाड़ने के पहले क्यों नहीं तुम लोग पानी छिड़किए। जैसा ही पानी छिड़कने लगा तो उस पर सारा का सारा मिट्टी कीचड़ बन गया। अब सब मजदूर आंगन से भी मार मार कर निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें चीज़ें भी न मिली वो डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मचा कि क्या मजा तो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुमस ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियों और उसके बाद बर्तनों से भी एक दूसरे पर हमला किया गया। यानी आपस में उस बाल्टी और पतीला लेकर झगड़ पड़े, धक्का मुक्की, कुहनिया से मारपीट करना शुरू कर दिया। स्पष्ट है कि भारी बर्तन वाले तो हथियार उठाते रह गए। कटोरे और डोंगे वाली फौज ने गुमड़े डाल दिए। सिरों पर
फौरन बड़े भाई बहनों, मामुओं, दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई। उन्होंने नीम की पतली पतली झाड़ियों से वह सड़ाके लगाए कि फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। कुमुक मिश्र होता है अतिरिक्त सेना, अर्थात सिरों पर फौरन बड़े भाई बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई, दमदार सेना को भेजी गई, जिन्होंने नीम की पतली झाड़ियों पत्तियों लेकर तुरंत चटाका लगाना शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिए और हथियार फेंक कर चल दिए, यानी डंडे पतीली वगैरह सब जो थे फेंक कर चले गए। इस धीमा मुश्ती में सब कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। इसलिए पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से हम नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और न पेड़ों की। हम हो सकता है कि हमसे कम मुर्गियां भी बंद कर दें, पेड़ों की देखभाल बात नहीं है और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, हम कम से कम मुर्गियों ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे चल। सब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठक पटांग इधर उधर कूदने लगी, यानी मुर्गियां जो थी वो मुर्गियां भी इधर उधर लगी कूदने लगी। मुर्गियों को भी किसी विरुद्ध भड़का रखा था। मुर्गियां खीर के प्याले से जिन पर आया चांदी के बर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। यानी खीर का जो प्याला रखा था, मुर्गियां जब फड़फड़ाना लगी तो वह खीर, चांदी जैसा खीर जो है वह इधर उधर छिटक कर लगने लगा। दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारे खीर दीदी के कामदनी के दुपट्टे और घुले सिर पर लगी हुई। यह बड़ा सा मुर्गा अम्मा के घुले हुए पायदान में फांद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी मामी की सफ़ेद दूध जैसी चांदी पर छापे मारता हुआ निकल गया। यानी जो मुर्गा था वह अम्मा जो उसमें थी उनको फांद गया और अपने पंजे से सफ़ेद जैसी चांदी से खीर को छापा मारता हुआ आगे की तरफ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाका मारकर भागी और सीधे जाकर मोरी में एक तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई थी, हाथ मुंह धो रही थी। उधर सारी मुर्गियां बेनवेल का ऊँट बनी हुई दौड़ रही थी, एक ही दड़बे में जाने की राजी न थी। यानी सारी मुर्गियां इधर उधर परेशान थीं, एक दड़बे में जाने को राजी नहीं हुई। इधर किसी को सूजी की बकरा ईद के लिए जो भेड़ें आई थीं वो आते उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर में भूखी भेड़ें दाना का सूप देखकर जो आपसी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तक तो चढ़ गई। बस भेड़ चाल मशहूर है, इनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को पलांगती, बर्तन लुढ़काती, हाथ चढ़ जाती। तख्त पर बानो दीदी की दहेज का दुपट्टा हुआ था, जिस पर गोपरों, चंपों, शलमा, सितारे रखकर बड़ी दीदी रानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें निसंकोच सबको रौंती हुई अपने खुरों में गिरके वो खुरों लचका, शलमा सितारे उलझती, जारजेट के दुपट्टे रौंती मांगने में मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ पड़ी। यानी चंपा और सलमा सिलाई कर रही थी और सितारा को ऐसे रखकर बुआ को कुछ बताने गए। निसंकोच भेड़ें दौड़ती हुई अपने खुरों से सलमा सितारों को उलझाती हुई, दुपट्टा को रौंदती हुई आगे की तरफ बढ़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती
हमला करती है। यानी भेड़ें सूंघ करके बहुत तेजी से दौड़ती भागती इधर उधर दौड़ने लगी। हंजन माँ एक और पलंग पर दुपट्टा से मुंह ढक कर सो रही थी। उन पर भेड़ें दौड़ी तो न जाने सपने के किन महलों और सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइयों को दे रही थी। उधर अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ पड़ी। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस जैसा लगता है जैसे रुई के तकियों को कूट रहे हैं। यानी कह रहा है कभी लेखक कि अगर आप किसी भेड़ों को मारते हुए देखा होगा तो उस पर देखें भेड़ के शरीर पर बहुत बाल होते हैं। ऐसा मालूम चलता है कि उनको मारने से चोट नहीं लगती। मालूम ऐसा चलता है कि उनको मारने पर जैसा कि रुई को धुनाई किया जा रहा है। तरकारी छिलके सहित अपने पेट की कड़ाही में झोंक दे। इधर प्रलय मची थी, उधर दूसरे पर लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर मिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर हाथ जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, इन्हें अगला पैर पिछला पैर बांध दिया जाए, फिर काबू में लाकर दूध दुहा जाए। बस उतार के रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही। तब तक भैंस चौकन्नी हो गई और लात को मारी। ऐसा कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, ऐसा उन्हें लगा। भैंस चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझो कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया और फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों और भैंसों की सांड की तरह छोड़ देने वालों को बुरा सुनाने लगी। यहाँ बड़ा मजा आ रहा। भैंस दौड़ी जा रही थी। और पीछे चारपाई और उस पर बिल्कुल राजा इंद्र की तरह बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, यह भूल हो गई, अर्थात कटड़ा तो खोला ही नहीं, कड़ा इन पगहा खूटा से, इसीलिए तत्काल खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और कटड़े की ममता में व्याकुल होकर कटड़ा में सोता है भैंस का बच्चा। कटड़ा में सोता है भैंस का बच्चा, यानी भैंस के बच्चे को खूटा से रस्सी से नहीं खोला गया। कटड़ा 4 बच्चे, भैंस फिर भागी गई, यानी भैंस बावली हो गई, नाराज हो गई। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर तो 2-4 गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी कटड़ा पी गया, यानी बच्चा जो था भैंस का बच्चा, बाकी दूध हुआ पी गया। सब कुछ 1 मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूट हुई तसले, बाल्टियां, कटोरे और बच्चे बिखर पड़े थे। अम्मा ने सिर पीट लिया। दीदी चौखट पर बैठकर रोने लगी। बड़ी कठिनाई से शांति कायम करके भेड़ें, भैंस और बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां बाग में हकाई गईं। शोक मारती हुई तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। यानी पशु पक्षी, यानी वहाँ के लोग, सब लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। भैंस पशु इधर उधर दौड़ने भागने लगे। भैंस का दूध गिर गया। भैंस को चारों पायों को बांध दिया गया था और कटड़ा को खोला नहीं गया था। उसको देखकर भैंस और भागी हो गई। और माँ इन सारी चीज़ों को देख मुर्गियों को हाँकी गई, बाहर की गई और माँ आगरा जाने के लिए अपना सामान को बांधने लगी। यानी नाराज हो गई थी, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दी। मुए बच्चे हैं कि लुटेरने? वाह। अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल
कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। यह लीजिए, इस बुजुर्ग की इस करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। यानी उस परिवार में जितने बच्चे थे वो सब बच्चे काहिल थे, कोई काम नहीं करना चाहता था। लोग सोचते थे कि बैठे बैठे खाने के लिए मिल जाए, पीने के लिए मिल जाए, यानी और उसके साथ मुर्गियां, भेड़ें और भैंस, ये तीनों के तीनों उधम मचाने लगे। यानी जो दर्री थी, उस दर्री को चारों कोनों को जब पकड़ करके ये सब झड़कने लगे तो उसमें से बहुत सारे धूल धक्कड़ निकले। जो चारों वहाँ के लोग जो बैठे थे खांसते खांसते रहे। उस पर फिर से पानी डाला गया, दर्री पर कचड़ी, उसके बाद मुर्गियाँ का दड़बा को खोला गया, भेड़े की ऐसी धुनाई की गई। यानी एक बहुत रोचक पाठ कथा है जिसको आप पढ़ें बच्चों। गृह कार्य में आप शब्दार्थ लिखेंगे। इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बड़ा पाठ है। जय हिंद, जय भारत। आप अपना नामांकन अवश्य करा लें, क्योंकि इस लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक चलेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि जब लंबा समय तक चलेगा तो आप ये साल अपना बेकार करें। पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, इनरोलमेंट कराएं। आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइए और पढ़िए। और जो शिक्षकों के द्वारा जो काम, विषयवार काम जो मिल रहा है आपको विषय शिक्षक द्वारा, उसको कीजिए। जय हिंद, जय भारत।